हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर ने सोल समनिंग सूत्रा का इस्तेमाल करके अपने एंसेस्टर लुओमू की सोल को कुछ पल के लिए रिवाइव कर लिए होते हैं और फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर चाह रहे होते हैं कि उनका एंसेस्टर अपनी बची कुची सोल की पावर का इस्तेमाल करके उनके लिए एंशियंट रैलम के सील बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दे। उन लोगों का एंसेस्टर सेम ऐसा ही करता है। वहीं पे शीहाओ ने अपनी इमॉर्टल दालाओ सॉर्ड को उठाकर के सीधा ही ग्रेट एल्डर को दे देता है और वहीं पे ग्रेट एल्डर अपने स्पिरिचुअल बैरियर के अंदर अपने सारे ही डिसेबल्स को रख के सीधा ही उस एंशियंट रैलम की तरफ निकल जाते हैं। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, अभी बज रहा है 4 AM और मैं आप लोगों के लिए वीडियो को एडिट कर रहा हूं, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कमेंट करके हमें सपोर्ट करेंगे। अब बिना देर किए इस एपिसोड को हम यहां पे स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ग्रेट एल्डर अपने सारे ही डिसेबल को स्पिरिचुअल बैरियर के अंदर रख के सेफली बहुत ही तेजी से उस एंशियंट रैलम के पोर्टल की तरफ बढ़ जाते हैं, जहां पे उनके सामने से बहुत ही तेजी से इमॉर्टल का ब्लड आ रहा होता है, जिसकी वजह से ग्रेट एल्डर अपने वॉर बैनर को अपने सामने ला के रख देते हैं और वो वॉर बैनर लगातार उस इमॉर्टल किंग के ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। जहाँ पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि जितना भी ज़्यादा वॉर बैनर इस इमॉर्टल किंग के ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब करेगा, वो उतनी ही तेज़ी से नरिश होगा और बहुत ही जल्दी खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेगा। और वहीं पे शीहाओ कहता है कि जब इस छोटे से क्रैक के अंदर से इमॉर्टल किंग का ब्लड इतनी तेज़ी से बाहर निकल रहा है, तो आखिर इस एंशियंट रैलम के अंदर कितने पावरफुल कल्टीवेटर्स ने आपस में फाइट की होगी और कितने पावरफुल कल्टीवेटर यहाँ पे आपस में लड़के मारे गए होंगे। वहीं पे वू रेन की नज़र ग्रेट एल्डर और उनके सारे ही डिसेबल्स पे पड़ जाती है। वो कुछ पल के लिए उनके ऊपर अटैक करने के लिए सोचता है, मगर फिर वो वहाँ पे खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है कि मेरे लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है मेरा मिशन। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलिश करके बहुत ही तेज़ी से अपने इमॉर्टल रिफाइनिंग पॉट को सीधे ही उस पोर्टल के अंदर ढकेलना शुरू कर देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सक्सेसफुली इन लोगों ने अपने पॉट को अंदर भेज दिया था और उसके सहारे ये सभी लोग उस एंशियंट रैलम के फॉरबिडन जोन के अंदर एंटर कर जाते हैं। वहीं पे उन लोगों के पीछे पीछे शीहाओ की पूरी टीम भी आ रही होती है और तभी हम देखते हैं कि फॉरेन रैलम के सारे ही कल्टीवेटर सक्सेसफुली उस एंशियंट रैलम के अंदर आके लैंड करते हैं, मगर सडन उनके ही बगल में शीहाओ की पूरी टीम भी आ करके खड़ी हो जाती है। मगर यहाँ पे ये लोग आपस में फाइट कर पाते, उन लोगों को आसमान में एक फिनिक्स बर्ड नजर आती है, जो कि असल में एक ट्रू फिनिक्स बर्ड होती है, जो कि अपनी पावर से बैटलफील्ड के अंदर मौजूद सारी ही ब्लड को कंट्रोल करती है और उन्हीं ब्लड से फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स के ऊपर अटैक कर देती है। ये देख करके हे जी मिंग तुरंत अपने इमॉर्टल रिफाइनिंग पॉट को समन करता है और कहता है कि जब ये ट्रू फिनिक्स बैटलफील्ड के ब्लड को कंट्रोल करके हमारे ऊपर अटैक करके हमें मारने की कोशिश कर रही है, तो मैं यहाँ पे अपने इमॉर्टल रिफाइनिंग पॉट से एक एक बूंद के खून को यहाँ पे रिफाइन करके उसे एब्जॉर्ब कर लूँगा। ये कहने के साथ वो बहुत ही तेज़ी से अपने पॉट से उस ब्लड को एब्जॉर्ब करने लगता है और अपने साथियों के चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है। मगर तभी हे जिंग मिंग के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये रैलम यहाँ पे सिर्फ इन लोगों को ही सप्रेस नहीं कर रहा होता है, बल्कि इनके आर्टिफैक्ट को भी सप्रेस कर रहा होता है। जहाँ पे हे जिंग मिंग कहता है कि इस रैलम ने मेरे सुप्रीम इमॉर्टल रिफाइनिंग पॉट को भी सप्रेस कर दिया है, जिसकी वजह से ये सही ढंग से इस ब्लड को एब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा है। मगर तभी वो फिनिक्स आसमान में जाकर के अपनी पावर को अनलिश करती है और अपनी पावर से नीचे बह रहे सारे ही ब्लड से दो पावरफुल बीस्ट को समन करती है, जिसमें से पहला ब्लड फिनिक्स ब्लड एसेंस इनकार्नेशन होता है, क्योंकि वो ब्लड फिनिक्स आते के साथ वहां पे रोर करना शुरू कर देती है। और वहीं पे अब दूसरा बीस्ट अपीयर होता है, जो कि ब्लड एसेंस इनकार्नेशन
राइनासोरस क्रोकोडाइल होता है जो कि बहुत ही तेजी से अब फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स की तरफ बढ़ने लगता है। मगर यहाँ पे एनर्जी का फ्लो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि दो फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर स्पिरिचुअल बैरियर से अपने बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे वो दोनों ही कल्टीवेटर खुद को संभाल पाते उससे पहले ही उस ब्लड फेनिक्स ने सीधा ही उन दोनों के ही ऊपर अटैक कर दिया था। एक ही अटैक में वो दोनों ही कल्टीवेटर वहां पे मारे जाते हैं। मगर तभी वही ब्लड फेनिक्स ट्रांसफॉर्म हो जाती है ह्यूमन फॉर्म में और सीधा ही रोर करते हुए ग्रेट एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है। यानी कि ग्रेट एल्डर की पूरी टीम के ऊपर वो फीस्ट अटैक करने वाली होती है। मगर तभी ग्रेट एल्डर वहां पे अपने वॉर बैनर को समन करके उसके फीस्ट अटैक को वहीं पे होल्ड कर देते हैं। मगर तभी वो ह्यूमन फॉर्म फिर से एक और काफी पावरफुल फीस्ट अटैक ग्रेट एल्डर के ऊपर करने वाला होता है। तभी ग्रेट एल्डर वहां पे तालाओ इमोर्टल सॉर्ड को समन करते हैं और काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक उस ब्लड ह्यूमन फॉर्म के ऊपर कर देते हैं। एक ही स्लैश अटैक में ग्रेट एल्डर ने उस ह्यूमन फॉर्म को ख़त्म कर दिया था। जहाँ पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, यहाँ पे जितने भी बीस्ट हैं वो हमारे रैलम के 10 पावरफुल बीस्ट के ही डिसेंडेंट हैं जो कि यहाँ पे फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं, जो कि मुझे समझ में आ रहा है। मगर आखिर ये लोग हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं? क्या इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कौन दोस्त है और कौन दुश्मन? वहीं पे हम उस फेनिक्स को देखते हैं जो कि अपने राइनासोरस क्रोकोडाइल से सीधा ही उस इमॉर्टल पॉड के ऊपर अटैक कर देती है। जहाँ पे ट्रू इमॉर्टल कहता है कि क्या हमें आज दिन भर यहीं रहना होगा? ये कहने के साथ वो अपने इमॉर्टल पॉड को हैंडल करने लगता है। अगर यहाँ पे ग्रेट एल्डर ने जो उस ब्लड फेनिक्स को अपनी दालो इमॉर्टल शॉट से हिट करके मार दिया था, जिसकी वजह से ये जो ट्रू फेनिक्स होती है वो अब पहले से कमज़ोर हो चुकी थी। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका राइनासोरस बहुत ही तेज़ी से आ करके सीधे ही उस इमॉर्टल पॉड के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है। मगर तभी कुछ पता नहीं कहाँ से अटैक आ करके उस फिनिक्स को हिट करते हैं और कई सारी स्वॉर्ड सीधे ही जाकर के उस राइनासोरस को भी हिट करती हैं और एक ब्लास्ट के साथ राइनासोरस क्रोकोडाइल मारा जाता है और ट्रू फिनिक्स घायल हो जाती है और वो सीधा ही नीचे गिरने लगती है। ये देख करके वहां पे ट्रू इमॉर्टल कहता है कि जिस तरीके से पिछली बार इमॉर्टल एंशिएंट एरा में हेवन ने हमारा साथ दिया था, इस बार भी ठीक हेवन हमारा साथ ऐसा ही दे रहा है और ये ट्रू फिनिक्स भी घायल हो चुकी है, जल्द से जल्द इसे पकड़ लो। ये कहने के साथ वो ट्रू इमॉर्टल अपने साथियों को रेडी करता है। तभी वहाँ पे हे जी मिंग तुरंत अपने इमॉर्टल रिफाइनिंग पॉट को तुरंत वहाँ पे छोटे फॉर्म में लेके आता है और बहुत ही तेज़ी से वो लोग उड़ते हुए उस ट्रू फेनिक्स का पीछा करने लगते हैं। अब उन लोगों को जाता हुआ देख करके ग्रेट एल्डर भी अब उन लोगों के पीछे लग जाते हैं। जहाँ पे ग्रेट एल्डर अपने साथियों को बताते हैं कि जब ये ट्रू फेनिक्स अपने एग से बाहर निकली थी तब शायद इस बैटलफील्ड के अंदर जो करप्ट एनर्जी है उसकी वजह से ये शायद इन्फेक्टेड हो गई और साथ में इसका नेचर ब्लड थर्स्टी हो गया। इसकी बॉडी के अंदर करप्ट और डिवाइन एनर्जी दोनों ही मौजूद है और साथ में फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर ने हमारे रैलम के ऊपर 2 जगह से अटैक किया था और शायद ये लोग हमें बहकाना चाहते थे। मगर इस बार हम इस एंशिएंट रैलम की इस पावर को इन लोगों के हाथ नहीं लगने देंगे। वहीं पे गूमिंग अपने हाथ को देके कहता है कि मेरी भी ब्लड लाइन के अंदर करप्ट और डिवाइन एनर्जी दोनों ही मौजूद है। ये कहने के साथ वो अपने हाथ को देखने लगता है और वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होता है क्योंकि उसकी ब्लड लाइन यहाँ पे पूरी ही तरीके से एक्टिवेट हो रही होती है। और तभी हम उस फिनिक्स को देखते हैं जो कि लड़खड़ाते हुए एक अलग से ही डोमेन के करीब पहुँच जाती है, जिसे देख के फॉरेन रैलम का ट्रू इमॉर्टल काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक सीधे ही उस फिनिक्स के ऊपर कर देता है और उसे वहीं पे गिराने की कोशिश करता है। मगर तब तक वो फेनिक्स एक स्टोन वॉल के दूसरी साइड जा चुकी थी और वो स्टोन वॉल सडन एक्टिवेट हो जाते हैं और एक बैरियर बना लेते हैं, जिसकी वजह से ट्रू इमॉर्टल का जो स्लैश अटैक होता है वो बाहर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो फेनिक्स यहाँ पे बच जाती है। अब इतना बड़ा यहाँ पे ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से वो ट्रू इमॉर्टल और उसके साथी भी एकदम हिल जाते हैं और उन लोगों के सामने असल में इमॉर्टल डोमेन होता है। और तभी वहाँ पे ग्रेट एल्डर के हाथ में वही स्पिरिचुअल एनर्जी गिरने लगती है जो कि अभी इस ब्लास्ट की वजह से चारों ही दिशाओं में फैल गई थी। जहाँ पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि इस जगह पे इमॉर्टल रहा करते थे और ये जो ऑरा है वो असल में ट्रू इमॉर्टल का ऑरा है।
मगर ये ट्रू इमॉर्टल की क्यूआई की पावर नहीं है। मगर तभी हम वहाँ पे उस फॉरेन रैलम के ट्रू इमॉर्टल को देखते हैं जो कि अपने सामने इमॉर्टल डोमेन को देख के कहता है अपने साथियों से, हम लोगों के सामने जो टॉम मौजूद है इसके अंदर ज़रूर बहुत सारे हाई ग्रेड के ट्रेजर्स होंगे। अगर हम इन सारे ही ट्रेजर्स को हासिल कर लेते हैं जो हमारे 10 किंग मरे हैं, उस लॉस को हम इससे रिकवर कर सकते हैं। मगर तभी हे जिंग मिंग आगे बढ़ते हुए कहता है कि ट्रू इमॉर्टल, आप इस समय अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप इस समय एंशियंट इमॉर्टल के अंदर मौजूद हैं जहां पे कई सारे पावरफुल इमॉर्टल मारे जा चुके हैं। ये कहने के साथ वो तुरंत वहां पे अपने इमॉर्टल रिफाइनिंग पॉट को समन करता है और ट्रू इमॉर्टल से कहता है कि जब हमारे भी रैलम के सारे ही इमॉर्टल जितने भी इस एंशियंट रैलम के अंदर आए थे, जब वो मारे जा चुके हैं तो आखिर हम क्या चीज हैं। ये कहने के साथ वो लोग अपने इमॉर्टल रिफाइनिंग पॉट के सहारे आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ पे हे जिंगमिंग कहता है कि यहाँ पे जितने भी खतरे हैं ना उनका हम अंदाजा लगा ही नहीं सकते हैं। ये रूइंस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और जब हमारी पूरी ही फोर्स यहाँ पे आ जाएगी तब हम आज के लॉस का बदला इन सारी ही चीजों को लूट के ले लेंगे। वहीं पे शी हाउ की भी टीम उन लोगों के पीछे पीछे आ रही होती है। मगर यहाँ पे गोमिंग उस इमॉर्टल डोमेन के जितना करीब जा रहा होता है उसकी ब्लड लाइन की पावर उतनी ही तेजी से एक्टिवेट हो रही होती है और उससे ये जगह उतनी ही ज्यादा फैमिलियर लग रही होती है। कर तभी वहाँ पे ग्रेट एल्डर जो कि सबसे आगे उड़ते हुए जा रहे थे उनकी नजर जमीन पे पड़ती है जहाँ पे वो कहते हैं कि नीचे देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल किया होगा। वो लोग मौत की एकदम दहलीज पे होंगे और अपनी जान को बचाने के लिए तड़प रहे होंगे। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इमॉर्टल दाव की पावर को किसी ने पल भर में डिस्ट्रॉय कर दिया, जैसे कोई कॉस्मिक पावर सडन यहाँ पे अपीयर हुई और एक ही हैंड में पूरे के पूरे एंशियंट रैलम को ही डिस्ट्रॉय कर दी और अपनी छाप को यहाँ पे छोड़ करके चली गई। आखिर इतना पावरफुल कल्टीवेटर कौन होगा? आखिर ये कल्टीवेटर कहाँ से आया होगा जिसने पूरी के पूरे एंशियंट रैलम को हिला करके रख दिया है, जहाँ पे चारों ही तरफ उसी पावरफुल पंच के निशान होते हैं, जहाँ पे जगह जगह गड्ढे बने होते हैं और सबकी नज़र उस पे होती है। और वहीं पे हे जी मिंग उस स्टोन के बेहद करीब पहुंच चुका था और वो अपनी पावर से चेक करते हुए अपने साथियों को बताता है कि एंशियंट एंसेस्टर लुओ मू की ट्रू बॉडी यहीं पे मौजूद है, मगर उनकी डिवाइन पावर पूरी ही तरीके से ख़त्म हो चुकी है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे एंशियंट एंसेस्टर लुओ मू को पूरी ही तरीके से किसी ने डिवोर कर लिया हो। मगर तभी उन लोगों के सामने क्योस ब्लड पूल मौजूद होता है, जिसे देख के हे जिंगमिंग कहता है ये तो क्योस ब्लड पूल है। मगर तभी वहाँ पे ट्रू इमॉर्टल कहता है कि लेजेंड के अकॉर्डिंग ऐसे ब्लड पूल के अंदर 7 कलर ट्रू ब्लड पाया जाता है और इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे एंशियंट एंसेस्टर लुओ मू ने काफ़ी पावरफुल मॉन्स्टर से लड़ाई लड़ी थी। अगर तभी वहाँ पे हे जिंग मिंग कहता है कि मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता हूँ, हमारे एंशियंट एंसेस्टर लुओ मू काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, तो आखिर एक मॉन्स्टर उन्हें कैसे मजबूर कर सकता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए? ये इम्पॉसिबल है। मगर तभी वहाँ पे शी हाउ की पूरी टीम भी उसी जगह पे आ जाती है। अब यहाँ पे उस स्टोन के करीब आते ही गुमिंग की बॉडी के अंदर से स्पिरिचुअल ऑरा बाहर निकलने लगता है, जहाँ पे शी हाउ कहता है कि ब्रदर गुमिंग आप ठीक तो है ना? मगर तभी वहाँ पे गुमिंग कहता है कि ये जो ऑरा है वो असल में मेरे ही क्लान का ऑरा है, ये शायद सारा ही ब्लड मेरे ही क्लान का है। ये कहने के साथ गोमिंग अपने कदम को सीधे ही अपने सामने मौजूद स्टोन की तरफ बढ़ा देता है, जिसके अंदर से ठीक गोमिंग की ही तरह स्पिरिचुअल ऑरा बाहर निकल रहा होता है। अगर तभी वहां पे होंग गोमिंग से कहता है कि ब्रदर गोमिंग, इसका मतलब साफ है कि गार्डियन ब्लड के अंदर सच में डिवाइन और डिमोनिक ब्लड मौजूद है और आपके ये एंसेस्टर ने असल में लूमू को हराया था और उसे जान से मारा था। तभी वहाँ पे गुमिंग उस ब्लड को अब बहुत ही तेज़ी से सेंस कर पा रहा होता है उस स्टोन के अंदर से। वो तुरंत अपने हाथ को उस स्टोन के ऊपर रख के सेंस करने की कोशिश करता है कि आखिर ये स्टोन उसे अपने करीब क्यों बुला रहा था।
तभी गूमिंग की सोल उसके बॉडी से बाहर निकलती है और वो पास्ट की मेमोरी को देखने लगता है जहाँ पे गूमिंग के एंसेस्टर सच में लुओमू से फाइट कर रहे थे। मगर सडन एक मिस्टीरियस सी फोर्स अपीयर होती है जो कि गूमिंग के एंसेस्टर्स को ख़त्म करने के साथ में लुओमू को भी ख़त्म करती थी। यहाँ पे गूमिंग थोड़ा सा और ध्यान लगाता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि वो शख्स असल में ओरिजिन लैंड से यहाँ पे आया था। और यहाँ पे गूमिंग को ये भी पता चल जाता है कि लुओमू असल में उसके एंसेस्टर्स का अपोनेंट था ही नहीं, उन लोगों का अपोनेंट कोई और ही था जिसने लोगों को मारा था। वहीं पे ट्रू इमॉर्टल फॉरेन रैलम का गूमिंग से कहता है कि गार्डियन, तुमको यहाँ पे पता चल ही गया होगा कि आखिर पास्ट में किस तरीके से तुम्हारे एंसेस्टर्स ने हमारा साथ दिया था, तो क्यों ना अपने ब्लेड को बाहर निकालो, तुम्हारे पीछे जो लोग खड़े हैं उनके खिलाफ खड़े हो जाओ। तभी गूमिंग कहता है कि मेरे क्लैन की ब्लड लाइन कोई टूल नहीं है, और रही बात मेरे एंसेस्टर की, तो मैं तुम्हें बता दूं कि वो लोग तुम लोगों के लिए लड़ाई करते हुए बिल्कुल भी नहीं मरे थे, और क्या सही है क्या गलत है इसे मैं खुद से पता करके जज कर लूंगा। ये सुन करके वो ट्रू इमॉर्टल भड़कते हुए कहता है कि हमारा कुत्ता जो कि हमारी ही फेंकी हुई हड्डियों पे पलता था, जो कि बेचारा अपने घर भी वापस नहीं जा सकता था, और आज उस कुत्ते की हिम्मत तो देखो, हमारे सामने बोलने की जुर्रत कर रहा है। ये कहने के साथ वो अपने और प्रेशर को रिलीज करके मूलिंग को वहीं पे सप्रेस करने की कोशिश करता है। अगर यहाँ पे मूलिंग कुछ बोलता उससे पहले ही शी हाओ मूलिंग के सामने आके खड़ा हो जाता है और उस ट्रू इमॉर्टल से कहता है कि अगर तुझे यहाँ पे सच में मेरा कुत्ता बनना है तो बता, मैं अभी के अभी तेरे गले में अपने नाम का पट्टा बांध दूँ। ये कहने के साथ वो दोनों ही अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज़ करते हैं, मगर शी-हाओ के ऑरा प्रेशर की वजह से उसके पीछे मौजूद एक स्टोन ब्लिंक करने लगता है और उसके अंदर से बहुत ही खतरनाक टेरिफाइंग एनर्जी निकलती है, जहाँ पे सडन शी-हाओ इल्यूजन ऑफ एनिहिलेशन के अंदर चला जाता है, जहाँ पे शी-हाओ के सामने एक लेडी मिस्टीरियस से कल्टीवेटर से फाइट कर रही होती है इसी एंशियंट रैलम के अंदर, और वो वहाँ पे कहती है कि बदनसीबी से कुर्बानी के लिए मुझे ही चुना गया है, अब मैं कभी वापस नहीं जा सकती। जीत तो तय हो चुकी है पर घर का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया है, पर मैं इस खेल में फंसी हूँ। कैसे पता चले कि मेरी कुर्बानी सही थी या फिर बिल्कुल बेकार। सिर्फ बचने के लिए अमर रास्ता तोड़ देना, क्या यही तुम सब का रास्ता है? और अगर मैं उस चेस के खिलाड़ी की एक उंगली को अपने हाथों से तोड़ दूं या फिर अपने सितार से उसकी उंगली को वहां पे काट के रख दूं, तो क्या सब कुछ बदल जाएगा? तबाही आ रही है और कौन है जो अभी भी समुंदर पार करने की हिम्मत करेगा? और शायद तभी जब हेवन टूट पड़े और रीइंकार्नेशन का चक्र रुक जाए और तब हम सच में एक नई शुरुआत देख पाएंगे। तभी हम वहाँ पे शी-हाओ को देखते हैं जहाँ पे उसकी सोल असल में उसी इमॉर्टल डोमेन के अंदर होती है और उसके आसपास सच में एक समुंदर की लहर आ जाती है जो कि शी-हाओ को खींचते हुए सीधा ही उस समुंदर के अंदर लेके जाने लगती है, जहाँ पे शी-हाओ कहता है कि आखिर पास्ट में हुआ क्या था, क्योंकि लिए जिस शख्स ने इन सारे ही पत्थर को बना करके एक कतार में रखा था वो असल में लुओमू उस फॉरेन रैलम के एंसेस्टर के साथ में ही बहुत पहले ही कब का मारा जा चुका है। मगर यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सब चीजें करने वाला है कौन? मगर तभी वहाँ पे शी-हाओ को सितार की आवाज सुनाई देती है और शी-हाओ उस इल्यूजन से अब बाहर आ जाता है और सभी का ध्यान उस सितार की धुन की तरफ जाने लगता है। और इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये डिटेल में एपिसोड पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।